सुनो, हमने लास्ट क्लास में चीजें पढ़ी थी यार। पहली चीज ये, दिमाग एक सेकंड दो बस मुझे सेट करने दो। ठीक है, सुनना। हमने लास्ट क्लास में ये पढ़ लिया कि सबसे पहले क्या नाम है, मेंडलिज्म एक टॉपिक पढ़ रहे थे। मेंडलिज्म क्या करता है, मेंडलिज्म क्या क्या था, ठीक है। और साथ साथ में हमने दो टॉपिक पढ़ लेते कि एक तो उसकी थियोरी रिजेक्ट क्यों करी थी, और दूसरा क्वेश्चन हमें ये पढ़ना था कि उसने पी प्लांट को क्यों सिलेक्ट करा था। तो उसकी थ्योरी रिजेक्ट क्यों हुई थी वो हम पढ़ चुके हैं, तो मतलब वाई थ्योरी गॉट डिस्कार्डेड वो हम रीजन पढ़ चुके हैं। तो उसने मैथमेटिकल अप्रोच यूज करी थी, एलिल्स वगैरह को सही से फिजिकल फॉर्म में बता नहीं पाया था, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम थी वगैरह वगैरह, ठीक है। अब जो हम पढ़ने वाले उसने पी प्लांट को सिलेक्ट करा था, लेकिन अब जो टॉपिक पढ़ेंगे ना वो टॉपिक ही है कि रीजंस फॉर मेंडल्स मतलब मेंडल के कॉन्सेप्ट फेमस क्यों हुए थे ज्यादा, ठीक है। तो पहला एक पॉइंट उसका ये पढ़ेंगे, उसके बाद हम यही पढ़ेंगे कि मेंडल ने पी प्लांट कैसे काम करा था। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, लास्ट क्लास अगर तुम्हें याद होगी तो मैंने उससे पिछले मतलब जब पहली क्लास ली थी उससे तो कई सारे टर्म्स बताए थे, ठीक है। उस क्लास में जितना समझ में आया होगा वो अच्छी बात है, लेकिन लास्ट क्लास में मैंने तुम्हें बोला था जब हम मोनोहाइब्रिड कर लेंगे तो वो सारे टर्म्स में तुम्हें रिलेट करा दूँ, तो आज वो मैं सारे टर्म्स रिलेट करा दूंगा, इसलिए ध्यान से समझना, ठीक है। तो पहला टॉपिक ये है कि मेंडल की थियरी इतनी ज्यादा फेमस क्यों होती थी। देखो यार, सिंपल सा उसका मेन रीजन पहला उसका रीजन ये है कि जो मेंडल था ना उस वो हर बार पता है क्या करता था, ज्यादा से ज्यादा एक से दो कैरेक्टर कंसिडर करता था एक बारी में। मतलब सुनो मेरी बात जरा ध्यान से, मैं ये बोल रहा हूँ कि उससे पहले जो साइंटिस्ट आए थे ना वो पता है क्या करते थे, एक साथ चार पांच कैरेक्टर ले लेते थे स्टडी करने के लिए, एक साथ छह सात कैरेक्टर ले लेते थे स्टडी करने के लिए। अब इतने सारे एक साथ कैरेक्टर कंसिडर करने में दिक्कत पता है क्या होती है, दिक्कत ये होती है कि उनको समझना एक साथ बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। समझाया मैंने क्या बोला, अगर उनको समझने में टाइम लगेगा तो वो मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि चार से पांच कैरेक्टर या छह से सात कैरेक्टर मैनेज करना एक साथ बहुत ज्यादा मुश्किल था। समझ आया। तो इस चीज से बचने के लिए मेंडल ने क्या करा, वो एक बारी में एक से दो कैरेक्टर कंसीडर करता था। इससे फायदा ये होता था कि अगर वो एक बारी में एक से दो कैरेक्टर लेगा तो उसको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, तो फटाफट फटाफट अच्छे से साफ साफ रिजल्ट आ रहे होंगे। समझ आया। तो अगर वो एक साथ चार पांच, मान लो फॉर एग्जाम्पल तुम एक साथ चार पांच काम करोगे तो एक भी काम सही से नहीं होगा ना, वही फंडा था यहाँ पर। अगर वो एक से दो, एक या दो काम एक साथ करता था तो उसके काम सारे सही हो रहे, ठीक है। तो उसका सबसे पहला फायदा यही था, उसका पहला रीजन यही था उसकी थियरी इतनी ज्यादा फेमस हो रही थी, क्योंकि वो क्या करता था, पहले वो एक से दो कैरेक्टर ही कंसीडर करता था। तो मैंने क्या बोला, ठीक है। तो सुनना, उसका क्वेश्चन आता है कि वो पी प्लांट को सिलेक्ट कर रहा था। ठीक है, वो पी प्लांट को क्यों सिलेक्ट करता था, समझ में आया मैंने क्या बोला, ठीक है। क्या हुआ, ये कहेगा ऐसे, पहले चैप्टर 2 का ऐसे होके मिलेगा फिर कोई टेस्ट। अच्छा ठीक है, क्या देना प्रतिभा, क्या तो समझ में आया मैंने क्या बोला। सुनो, अब क्वेश्चन ये आता है कि यार भैया पी प्लांट को ही क्यों सिलेक्ट करा था। तो आज हम ये वाला मेन मुद्दा पढ़ने वाले हैं कि व्हाई मेंडल सिलेक्टेड पी प्लांट, मेंडल ने पी प्लांट क्यों सिलेक्ट करा था। सुनना, पहला रीजन क्या है, सुनो। पहला रीजन ये है कि जो पी प्लांट है ना यार वो स्मॉल एरिया में ग्रो कर जाता है, वो छोटे एरिया में ग्रो कर जाता है। अगर वो छोटे एरिया में ग्रो कर रहा है तो ज्यादा सरफेस एरिया, ज्यादा एरिया नहीं चाहिए। और ज्यादा एरिया से फायदा ये होता है कि अगर थोड़ा सा भी एरिया लिमिटेड है ना तो एक ही साथ कई सारे एक्सपेरिमेंट एक साथ कर पाता था, कि किसी एक एरिया को डिवाइड कर दिया उसमें वो हाइट देख रहा है, किसी एरिया को डिवाइड कर उसमें कलर देख रहा है वगैरह वगैरह, ऐसे डिवाइड कर सकता था। समझा मैंने क्या बोला। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट रीजन ये था कि वो जल्दी ग्रो कर जाता था, मतलब जो पी प्लांट है रैपिडली ग्रो करता है। और रैपिडली ग्रो करने का मतलब पता है क्या है, वो ग्रोथ में 4 से 5 महीने लगाता था, 4 to 5 मंथ्स लगाता था। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है बात। 4 से 5 महीने से फायदा पता है क्या है, मान लो फॉर एग्जाम्पल एक प्लांट है वो 10 साल में जाके रिजल्ट दे रहा है, तब तक तो वो रिजल्ट ही भूल जाएगा उसने करा क्या था उसके अंदर। समझा है। लेकिन अगर एक प्लांट एक साल में भी रिजल्ट दे रहा है ना, तो अगर ये प्लांट 4 से 5 महीने में दे रहा है तो एक साल में वो एक ही रिजल्ट देने, 4 से 5 महीने के हिसाब से 3 बार रिजल्ट दे चुका होगा तब तक। तो जितनी जल्दी ग्रो करेगा तो स्टडी करना उतना ज्यादा आसान, उतना ज्यादा कन्वीनियंट हो जाएगा। समझा है मैंने क्या बोला, पक्का क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो पहला रीजन ये था कि वो जल्दी ग्रो करता है, दूसरा रीजन था स्मॉल एरिया में ग्रो कर जाता है। एक रीजन उसका ये था कि यार जो पी प्लांट है ना वो नेचुरली सेल्फ पॉलिनेशन दिखाता है। क्या दिखाता है, नेचुरली सेल्फ पॉलिनेशन दिखाता है। लेकिन अगर आप उसको आर्टिफिशियली करोगे तो वो क्रॉस पॉलिनेशन भी दिखाएगा। नेचुरली तो वो सेल्फ पॉलिनेशन दिखाता है, लेकिन आप आर्टिफिशियली कंट्रोल करके आप क्रॉस पॉलिनेशन भी करा सकते हो, उसका ये भी फायदा था। तो अगर आपको कोई कैरेक्टर चाहिए तो वो सेल्फ पॉलिनेशन करके दे देता था, लेकिन आपको अगर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डालनी है तो आप क्रॉस करवा के भी वो इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते थे कि वो उसके अकॉर्डिंग काम कर रहा है या नहीं कर रहा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है बात, पक्का समझ में आया मैंने क्या बोला। तो सेल्फ पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन दोनों तरीके के पॉलिनेशन पे काम करता था, यहाँ तक किसी को पक्का समझ में आ गया, पक्का क्लियर है, ठीक है। अब इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रीजन पता है क्या था, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रीजन ये था कि भाई साहब वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पी प्लांट को उसने इसलिए लिया था क्योंकि वो सबसे ज्यादा
कॉन्ट्रास्टिंग फीचर्स दिखाता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्रिटिकल पॉइंट है। जो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट करे थे उसने पी प्लांट को इसलिए सिलेक्ट करा था क्योंकि पी प्लांट जो है ना यार सबसे ज्यादा कॉन्ट्रास्टिंग फीचर्स दिखाता है। समझा मैंने क्या बोला? कॉन्ट्रास्टिंग फीचर दिखाने का मतलब क्या है, दिमाग लगाओ जरा ध्यान से। कॉन्ट्रास्टिंग फीचर दिखाने का मतलब ये है कि वो सबसे ज्यादा अपोजिट कैरेक्टर्स दिखाता था। मेरी बात सुनो, कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब एग्जैक्ट अगर मैं बताऊं ना तो कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब होता है एग्जैक्ट अपोजिट। कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब क्या होता है? एग्जैक्ट अपोजिट। फॉर एग्जांपल अगर एक एक्सट्रीम इधर की तरफ है ना तो दूसरा एक्सट्रीम इधर की तरफ होता था। तो तुम एग्जांपल देता हूं, सुनो। मान लो फॉर एग्जांपल एक कलर व्हाइट है, उसका ठीक एक्सट्रीम दूसरा क्या हो सकता है? कलर ब्लैक। समझना है? तो अगर एक कलर व्हाइट है तो एक कलर ब्लैक होता है, एकदम एक्सट्रीम पार्ट है। समझना है? तो कॉन्ट्रास्टिंग फीचर इन्हीं को कहते हैं, ऐसे फीचर जो बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? दोबारा समझ लो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि मेंडल ने पी प्लांट को इसलिए सिलेक्ट करा था क्योंकि जो पी प्लांट के अंदर जो कैरेक्टर्स आते थे ना वो बिल्कुल अपोजिट आते थे। जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल तुम्हारे सामने रेड कलर है और ऑरेंज कलर है, तो रेड और ऑरेंज दूर से देखने में ना लगभग सेम ही दिखाई देंगे, लेकिन अगर एक तरफ रेड कलर है और दूसरी तरफ येलो कलर होगा तो बिल्कुल बिल्कुल अपार्ट है। समझा है मैंने क्या बोला? रेड भी छोड़ो, ब्लू कलर होगा तो बिल्कुल ही अपार्ट है। समझा है मैंने क्या बोला? तो वो ये पी प्लांट यही करता था। पी प्लांट का कोई भी कैरेक्टर ऐसा नहीं होता था जो बिल्कुल थोड़ा बहुत मैच कर जाए, इसलिए फायदा भी था। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? जैसे कई बार क्या हुआ, जैसे कि आगे जाके हम मेंटल की दिक्कत पड़ेंगे। जैसे कि एक प्लांट है, प्लांट मतलब एक प्लांट की कैटेगरी मिराबिलिस जलापा, उसमें यही होता था कि व्हाइट और रेड को मिक्स कराते तो पिंक निकल कर आ जाता था। मैं ये पी प्लांट ऐसा कभी करता ही नहीं था, जिससे फायदा ये होता था कि उसको साफ डिस्टिंक्ट दूर से ही डिवीजन दी जाती थी कि भाई ये ऐसा ये ऐसा ये ऐसा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? तो पी प्लांट सबसे ज्यादा कॉन्ट्रास्टिंग मतलब अपोजिट कैरेक्टर दिखाने में दिखाता था, इससे मेंडल का फायदा हो रहा था। तो उसको मेहनत नहीं करनी पड़ती थी डिफरेंशिएट करने के लिए। मान लो फॉर एग्जांपल एक टॉल प्लांट को डॉर्फ प्लांट को क्रॉस करा दिया, ठीक है, एक टॉल और डॉर्फ को क्रॉस करा दिया, एक प्लांट निकल कर आ गया मिडिल हाइट का, तो कंफ्यूजन नहीं हो जाएगी? पी प्लांट ऐसा करता ही नहीं था। बाद में एक्सेप्शंस निकल कर आए नए नए प्लांट्स पर, बाद में दिक्कतें निकल कर आई जिसकी वजह से मेंडल की कई सारी चीजें फेल भी हुई, वो बाद की बात है। लेकिन अभी ऐसा नहीं होता, इसलिए पी प्लांट सबसे अच्छा माना जा रहा था। समझ में आया? तो पी प्लांट सबसे ज्यादा कॉन्ट्रास्टिंग, कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब वैसे भी होता है, कपड़ों में भी देखते हो तुम कॉन्ट्रास्टिंग कपड़े पहनते हैं ऐसा वाला। तो बिल्कुल अपोजिट, एक चीज बिल्कुल अलग है और एक चीज बिल्कुल अलग है। समझ में आया मैंने क्या बोला? यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बोलो। तो क्या समझ में आ गया मैंने क्या बोला? ठीक है यहाँ तक? ठीक है, अब सुनना। एक रीजन और था, वो ये कि पी प्लांट का जो क्रोमोसोम नंबर होता है ना डिप्लॉयड स्टेज में, वो 14 होता है। और इससे फायदा ये होता है कि क्रोमोसोम नंबर कम है। खुद सोचो, जितने ज्यादा क्रोमोसोम होंगे उतना ज्यादा क्रोमोसोम स्टडी करने पड़ेंगे, उतना ज्यादा टाइम लगेगा। जितने कम क्रोमोसोम होंगे उतना कम टाइम लगेगा, उतनी कम मेहनत लगेगी। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? तो पी प्लांट सिलेक्ट करने का ये भी एक रीजन था। तो पी प्लांट इन रीजन की वजह से सिलेक्ट किया गया। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? पक्का क्लियर है? ज्यादा समझ में आ रहा है? ठीक है, तो हम लास्ट टॉपिक जो लिख चुके हैं, अब यही एक टॉपिक लिखवाऊंगा, उसके बाद मैं मोनोहाइब्रिड समझाऊंगा, क्योंकि आज ज्यादातर समझने का काम है, अगली क्लास में ज्यादातर लिखने का काम होगा। टॉपिक डालो, अभी हमने डिस्कार्ड वाली चीजें पढ़ ली थी, अब टॉपिक डालो। रीजंस फॉर मेंडल सक्सेस, रीजंस फॉर मेंडल सक्सेस, रीजंस फॉर मेंडल सक्सेस। इसमें लिखना, he studied he studied he studied reasons for Mendel's success। इसे पहला पॉइंट लिखो, he studied one or two characters, he studied one or two characters at a time, he studied one or two characters at a time, unlike 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 his unlike his predecessors, unlike his predecessors, predecessor मतलब जो पूर्वज आए थे, उससे पहले जो साइंटिस्ट आए थे, predecessors किस पहलेंगे? Predecessors, predecessors, unlike his predecessors who studied 3 to 4 characters, who studied 3 to 4 या फिर many characters लिख दो, who studied many characters at a time, who studied many characters at a time, who studied many characters at a time। ठीक है यहाँ तक? फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट, अनलाइक। अनलाइक, अनलाइक मतलब उनकी तरह नहीं, मतलब मेंडल ने एक से दो कैरेक्टर कंसीडर करे थे, बिल्कुल अपोजिट जो उसके प्रीडिसेसर्स ने करे थे। वो 3 से 4, 4 से 5 कैरेक्टर लेते थे, एक से दो ही लेता था एक बारी में, एक बारी में। समझ आया मैंने क्या बोला?
ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, he selected pea plant because of following reasons. he selected pea plant he selected pea plant because of following reasons. he selected pea plant because of following reasons. पहला पॉइंट, he selected pea plant because of following reasons. इसमें पहला पॉइंट लिखो, इस पॉइंट के अंदर पहला पॉइंट है, it is it is an annual plant, मतलब ये पूरे साल ग्रो किया जाने वाला प्लांट है, हर साल पूरे साल में कभी भी मिल जाएगा आपको. it is an annual plant, ANNUAL. it is an annual plant, it is an annual plant which has short life cycle, which has short life cycle with 2 to 3 months, with 2 to 3 months, मतलब 4 to 5 मैंने लिखवाया है, एवरेज है वो सारा, with 2 to 3 months. So many generations can be studied. So many generations can be studied. Full stop. Next point. Next point. It has many contrasting, CONTRASTING. It has many contrasting features. It has many contrasting features. या फिर ट्रेड्स, फीचर्स के स्लैश डाल के ट्रेड्स भी लिख लो. ठीक है, यहां तक. नेक्स्ट पॉइंट है, नेचुरल सेल्फ पॉलिनेशन इज पॉसिबल. नेचुरली होगा तो सेल्फ पॉलिनेशन होगा. नेचुरल सेल्फ पॉलिनेशन इज पॉसिबल. ठीक है, इधर बैठ जाओ. नेचुरल सेल्फ पॉलिनेशन इज पॉसिबल. नेचुरल सेल्फ पॉलिनेशन इज पॉसिबल. ठीक है, यहां तक. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन कैन बी पॉसिबल. आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन कैन बी पॉसिबल. आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन कैन बी पॉसिबल. देख लिया. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, पी प्लांट इज इजी टू कल्टीवेट. पी प्लांट is easy to cultivate. Pea plant is easy to cultivate. CULTIVAT is easy to cultivate. Next point है, PEA. Pea seeds, SEEDS. Pea seeds are large. पी के जो बीज सीड्स होते हैं वो बड़े होते हैं, इसे स्टडी करना आसान होता है. Pea seeds are large. Full stop. Easy for easy to study. कुछ भी लिख सकते हो. Too easy to study. Pea seeds are large. खत्म. अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे मेंडल ने कितने कैरेक्टर और कौन कौन से कैरेक्टर कंसीडर करे थे. समझ आया मैंने क्या बोला? ठीक है, अब दिमाग लगाना जरा ध्यान से. ठीक है, सुनो. अब तुम्हें तो समझ में आ गया कि यार पी प्लांट को सिलेक्ट करा था. ठीक है, अब आता है कि मेंडल ने पी प्लांट सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद कौन कौन से कैरेक्टर कंसीडर करते हैं. पहली चीज तो ये याद रख लो, मेंडल ने जब एक्सपेरिमेंट करना चालू करा था ना, उसका 35 कैरेक्टर से स्टार्ट करा था. समझ आया? लेकिन 35 औकात के बाहर थे तो भाई साहब आ गए 21 पर, फिर वो भी ज्यादा लगे तो आ गए 14 पर, फिर वो भी ज्यादा लगे तो आ गए फाइनली 7 कैरेक्टर्स पर. समझ आया? तुम बोलोगे अभी तो आप भैया बता रहे थे वो 1-2 कैरेक्टर स्टडी करता था, तो मैंने वहां पे ये भी लिखवाया था वो एक बारी में 1-2 कैरेक्टर स्टडी करता था. टोटल उसे 7 कैरेक्टर लिए थे, एक बारी में 1 या 2 कैरेक्टर कंसीडर करता था. वही तो बात है, अगर एक कैरेक्टर कंसीडर कर रहा है इन 7 में से तो मोनो हाइब्रिड. इन 7 में से एक साथ कोई 2 कंसीडर कर रहा है तो डाई हाइब्रिड. समझ आया? वैसे आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उसे आगे उसने करा नहीं था. बताओ समझ आया कि नहीं आया? क्लियर है बात? अब हम बात करेंगे कौन कौन से उसने कैरेक्टर्स लिए थे. पी प्लांट का मेंडल का जो आज पढ़ेंगे ना, और शायद ज्यादा अगली क्लास में भी उतना ही है 10th क्लास का, उसका पूरा तुम्हारा फिर अलग सिलेबस हो जाएगा. समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? इसलिए ध्यान से सुनना भी है. ठीक है, तो सुनो, ये टॉपिक नहीं पढ़ा हुआ तुम्हें 10th क्लास में, ध्यान से समझना. और ये पहले होता है एनसीईआरटी में, इसलिए इंपॉर्टेंट है. सुनो, उसने कौन कौन से कैरेक्टर स्टडी करे थे, अब हम इनकी बात करेंगे. क्लियर है बात?
और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि उसने कैरेक्टर तो कंसीडर करे थे, लेकिन उसने एक्सपेरिमेंट्स इतने सारे करे थे, तो वो ये बता के भी गया था कि इन कैरेक्टर के अंदर जो दो कॉन्ट्रास्टिंग फीचर है उनमें से कौन डोमिनेंट और कौन रिसेसिव है। सर एक बात याद रखना, पेपर के अंदर टीचर ना चेंज कर सकता है, लेकिन नॉर्मली चेंज नहीं करता, लेकिन वो कर सकता है चेंज। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, वो ये कर सकता है कि किसी जो डोमिनेंट उसको रिसेसिव मान लो, जो रिसेसिव उसको डोमिनेंट बोल दो, तो आपको उसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा, लेकिन नॉर्मली ऐसा करते नहीं। समझा। लेकिन अगर वो कुछ नहीं बोल रहा तो आपको याद करना पड़ेगा कि कौन डोमिनेंट है कौन रिसेसिव है, आपको याद करना पड़ेगा, वो मैं लिखवा रहा हूँ। समझा। ठीक है, तो यहाँ पे हम कैरेक्टर्स की बात करेंगे, उसमें कौन से कैरेक्टर 7 कैरेक्टर कंसीडर करते हैं, लेकिन कौन से 7 यहाँ पे हम बात करेंगे, कौन कौन से उसमें से डोमिनेंट है और कौन कौन से उसमें रिसेसिव। बताओ समझ में आया कि नहीं? क्लियर है बात? ठीक है, सुनना। कैरेक्टर कौन कौन से है, उसके पास 7 कैरेक्टर है। पहला था फ्लावर पोजीशन। जो फ्लावर वो जो प्लांट वो ग्रो कर रहा है, उस प्लांट पर जो फ्लावर ग्रो करता है वो कहां पर ग्रो करता है। समझा है? तो ये प्लांट है, इसकी 2 लोकेशन है। समझा है मैंने क्या बोला? कैसे? सुनो, या तो फ्लावर साइड में ग्रो करेगा, या तो फ्लावर टर्मिनल एकदम इस पे ग्रो करेगा। समझा है? जब फ्लावर साइड में ग्रो करता है ना, उसको कहते हैं एक्सियल पोजीशन, AXIAL, एक्सियल पोजीशन। बताओ समझ में आएगा? और अगर फ्लावर टिप पर ग्रो करता है तो उसको कहते हैं टर्मिनल पोजीशन। क्या क्या क्या? साइमोसो, हाँ साइमोसो रेसमो जो 11th में पढ़ा था मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। समझ आया? तो अगर साइड में ग्रो कर रहा है तो एक्सियल है, और टर्मिनल पे ग्रो कर रहा है तो टर्मिनल है। बताओ समझ आया? क्लियर है बात? ठीक है, तो उसमें से जो एक्सियल पोजीशन होती है वो डोमिनेंट होती है, और टर्मिनल पोजीशन वाला जो फ्लावर होगा वो रिसेसिव कैरेक्टर होता है। बताओ समझ आया? क्लियर है बात? पक्का समझ आया? सेकंड सेकंड आता है फ्लावर पोजीशन का फ्लावर कलर। कौन सा? फ्लावर कलर। फ्लावर कौन से कलर का हो सकता है? समझना है? तो फ्लावर 2 तरीके का हो सकता है, या तो वो वायलेट होगा या तो व्हाइट होगा। इसमें से वायलेट जो है वो डोमिनेंट कैरेक्टर है, और जो व्हाइट है वो रिसेसिव कैरेक्टर है। बताओ समझना है कि नहीं? पक्का क्लियर है? एक हो गया फ्लावर पोजीशन, एक हो गया फ्लावर कलर। एक पहले लिखना था मुझे, कोई बात नहीं, ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, एक है हाइट ऑफ द फ्लावर, हाइट ऑफ द प्लांट, मैं ये भूल गया, हाइट ऑफ प्लांट। 2 तरीके की होती है, तो टॉल या तो ड्वार्फ। जिससे टॉल तो ये तो तुम्हें पता ही है, टॉल क्या होता है? डोमिनेंट। और ड्वार्फ क्या होता है? बताओ समझ में आएगी नहीं आया? क्लियर है बात? फिर आता है पॉड का कलर। क्या आता है? पॉड कलर। पॉड कलर का मतलब क्या होता है? क्या तुम मटर खाते हो ना? हाँ भाई खाते तो है। सुनना जरा, मटर जिसमें से निकलती है, जिसको हम खोलकर मटर निकालते हैं, तो वो जो खुलता है उसका नाम है पॉड। उसका नाम क्या है? पॉड। समझ आया मैंने क्या बोला? वो 2 कलर का हो सकता है। समझ आया मैंने क्या बोला? वो 2 कलर का हो सकता है, या तो ग्रीन होगा या तो येलो होगा। समझ आया मैंने क्या बोला? एक बार इसको चेक कर लेना, उल्टा तो उल्टा ना हो। समझ आया मैंने क्या बोला? पक्का क्लियर है? या तो समझ आ गया मैंने क्या बोला? ठीक है। उसके बाद आता है ये पार्ट 5वां, पॉड शेप। पॉड की शेप कैसी है? इंपॉर्टेंट है। पॉड की शेप मतलब जो मटर आप खोलते हो, कभी कभी वो पिचकी हुई होती है ना, और कभी कभी वो फूली हुई होती है। अगर वो पिचकी हुई है तो उसको कहते हैं कंस्ट्रिक्टेड, और अगर वो फूली हुई है उसको कहते हैं इन्फ्लेटेड। तो इन दोनों से डोमिनेंट कैरेक्टर कौन सा है? इन्फ्लेटेड वाला डोमिनेंट कैरेक्टर है, और कंस्ट्रिक्टेड वाला रिसेसिव कैरेक्टर है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है बात? पक्का समझ में आ गया? रिपीट करना भैया। फर्स्ट पॉइंट, छिलका। डोमिनेंट और रिसेसिव एक्सपेरिमेंट बार बार करने के बाद फाइनलाइज किया होगा ना? हाँ, बार बार जब वो एक्सपेरिमेंट करता था तो वो बार बार देखता था कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर था ना वही बार बार रिपीट करता, उसी को उसने डोमिनेंट नाम दे दिया। ठीक है, फिर आता है 6 सीड, पॉड कलर, पॉड शेप, वैसे सीड कलर, और फिर 7वां आएगा सीड शेप। सीड कलर का मतलब क्या है? सीड कलर का मतलब है जो आप मटर खाते हो, दैट इज सीड। समझना है? दैट इज सीड। उल्टा मत कर देना, भूल मत जाना। जो आप खोल रहे थे वो पॉड था, जो आप खाते हो वो सीड है। समझना है? और उसमें भी हम किसकी बात करें? सीड कलर की बात करें तो कलर 2 तरीके का हो सकता है। कौन कौन से 2 कलर है? येलो, हाँ उल्टा है भाई इससे। समझना है? याद करने का तरीका भी और ये याद भी करना है ये बात। ठीक है, 7वां और लास्ट कैरेक्टर, दैट इज सीड। और ये तुम पहले कई बार पढ़ के आ चुके हो, इट इज राउंड एंड रिंकल्ड। और राउंड जो होता है वो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है, और रिंकल्ड क्या होता है? रिसेसिव कैरेक्टर होता है।
येलो मटर खाया मतलब? हाँ मैंने नहीं खाया, होता है लेकिन, ठीक है। मेरी बात सुनो, हाँ अब तुम्हारे दिमाग में ये क्वेश्चन है कि भाई हमने दुनिया में ज्यादातर मटर देखी है, वो तो वो वाली ग्रीन वाली है, ज्यादा है तो डोमिनेंट होनी चाहिए। नहीं भाई, अगर आप कभी ग्रीन वाले को येलो वाले के साथ क्रॉस करा दो तो येलो वाला जीत रहा है, फेमस ग्रीन वाला है, लेकिन जीत वो रहा है। समझ में आया मैंने क्या बोला? अच्छा प्राइम मिनिस्टर कौन है, राहुल गांधी और मोदी जी में से, वो पता नहीं, जीत मोदी जी रहे हैं। समझ में आया मैंने क्या बोला? वो तुम्हारे ऊपर है, आप किसी को अच्छा मानो किसी को ना मानो, लेकिन ऐसा लॉजिक है। समझ में आया मैंने क्या बोला? ठीक है, क्या पता हमारे राहुल गांधी जी अच्छे हो लेकिन जीत मोदी जी रहे हैं, आई डोंट नो। ओ भाई भड़क मत जाना। ये मोदी जी का डायलॉग है, अब छोड़ो यार पॉलिटिक्स, बिना वजह भड़क जाता हूँ पॉलिटिक्स के नाम पे। इधर देखो, यहाँ तो समझ में आ गया। संजय भैया मेरी साइड है, समय भैया को मत बुलाओ। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर हो गया? यहाँ तक समझ में आ रहा है पक्का? ये 7 कैरेक्टर थे जो मेंडल ने वो समझे थे, और हर किसी का आपको डोमिनेंट और एक रिसेसिव याद रखना है, वो इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक क्लियर हो गया? फटाफट से नोट डाउन करना। ओ याद नहीं आया? अरे सिंपल सा है यार ये, मैं बताता हूँ। मैंने भी 5 मिनट पहले ही याद करा। सुनो मेरी बात, ऐसा कुछ नहीं, आराम से याद हो जाएगा। सुनना, एक बार समझ जाओगे लॉजिक, समझ में आ जाएगा। तो सुनो, सबसे पहले इधर देखो, सबसे पहले प्लांट को देखते हो तो प्लांट की हाइट दिखाई देगी, मैंने वो थर्ड पॉइंट पे लिख दिया था, ठीक है, स्किप हो गया था वो इसलिए। सबसे पहले प्लांट दिखाई देगा, ठीक है, फिर उसपे फ्लावर दिखाई देगा, तो फ्लावर का कलर और फ्लावर की पोजीशन। फिर आप मटर खाने जाओगे तो पहले पॉड दिखाई देगा, पॉड का शेप और पॉड का कलर। फिर मटर खाओगे तो पॉड का कलर और पॉड की शेप, वो सॉरी सीड की शेप सेट कर लो। सिंपल सा तो है यार, फटाफट सेंस, जल्दी करो। अरे लिखना है, छापना है पूरा, कुछ हेडिंग नहीं है। तो ये लिख दो, मेंडल कंसीडर्ड फॉलोइंग 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। मेंडल कंसीडर्ड फॉलोइंग 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। और जल्दी से नोट डाउन करके ये मैं सेशन एंड कर दूंगा ताकि हम मोनोहाइब्रिड अगले सेशन में समझे। मोनोहाइब्रिड की इसलिए इंपॉर्टेंट है, मोनोहाइब्रिड तुम्हें याद ही नहीं है, मेरे को पता है। दूसरा उसके अंदर क्या नाम है, उसके कंक्लूजन वगैरह और उसके लॉज वगैरह जो उससे डिपेंडेंट थे। कुछ नहीं करा? अच्छा वो वाली लाइन, मेंडल कंसीडर्ड 7 following 7 contrasting features या फिर 7 contrasting features as follows। फर्स्ट वाला रिपीट कर दो भैया। फर्स्ट वाला है फ्लावर पोजीशन। फ्लावर पोजीशन वाला ये मेन स्टेम है, जैसे फ्लावर कहाँ ग्रो कर रहा है, साइड में ग्रो कर रहा है या टर्मिनल पे ग्रो कर रहा है? साइड पे ग्रो करना है इस डोमिनेंट कैरेक्टर। जल्दी करो। अच्छा देखो तो आता होगा ना मोनो हाइब्रिड, याद होगा भी तो। जल्दी, इन लायकों को नहीं आता, देख 12वीं में पहुंच गए, तू हंस सकती है इनके ऊपर। याद तो तुम्हें होगा, मतलब मैं जब रिवाइज कराऊंगा तो याद आ जाएगा वो, लेकिन उसके जो कंक्लूजन वगैरह लॉज वगैरह वो इंपॉर्टेंट है, उस पर ध्यान देना जरूरी है। दिल से अच्छा लगता है भाई। तूने लिख लिए सारे 7 कैरेक्टर? कॉपी में लिख, तू घर पे आके फेयर करेगी इसको। अरे यार 1000 बार बोला यहीं पे फेयर कर लो यार, कसम से बड़ा लर्न कर दिया तू। क्या क्या ट्यूशन में कुछ मत करो, तो ट्यूशन आ क्यों रहे हैं, पैसे देने? अब स्कूल की ट्यूशन की कॉपियां दिखा दिया करो ना स्कूल में, मैं तो यही करता था। पॉड का मतलब होता है मटर जिसमें से निकलती है, वो है पॉड। छिलका यार, जो तुम गाय भैंस को डाल देते हो, है ना? सारी करते तुम्हारे यहाँ पे सही होगा यार, वेस्टेज ही नहीं होती होगी। वैसे सही नहीं है ये वाला तरीका, तुम यही करते हो ना? हाँ। भाई वो है ये, लाला, लाला आदमी है, पूछ ले इससे। अंधा पैसा है, तभी इसका इतना अंधा हो गया कि ये दूरबीन कहते हैं उसको लोग। तू बेइज्जती कर सकता है हमारी? हाँ हाँ। सरे भैया तो उनका मैं चाहता दिमाग ही ना मिले, उनके घुटने तोड़ दो। हो गया भाई और बहनों, जल्दी से ऑनलाइन लिख दो यार, एक बार चैट में डाल दो, हो गया तो।
फिर एंड करेंगे वाला सेशन। कंस्ट्रक्टेड वाला पिच का हुआ, सिकुड़ा हुआ, हो गया डन सर। ओके चलो मैं एंड कर रहा हूँ, फटाफट से अगले सेशन में आओ यार।